ऑल स्टूडेंट, है ना। हम चैप्टर 2 विलियन में हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, विलायक के पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा? राउल का नियम। राउल का नियम कल बताया था। राउल का नियम, तो इसका नियम क्या होता है, हम इसको प्रूव किए थे। जो दाब होता है पात्र का, ठीक है, मान लो ये शुद्ध वाला जो शुद्ध जल ले रहे हैं ना, द्रव ले रहे हैं मान ली, तो उसको हम किस प्रकार डिनोट करते हैं? वो या डायरेक्ट हम ले लेते हैं P1 नॉट इक्वल टू x1, ऐसे लेते हैं, कल प्रूव किए थे। तो क्या होता है, कहने इसका जो डेफिनेशन क्या बनेगा, वाष्पशील द्रव में, है ना, वाष्पशील द्रव के विलयन में उसके जो घटक है, उस घटक का आंशिक वाष्प दाब, उसका क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, और उसमें उपस्थित मोलों की संख्या या अवयव की या घटकों की संख्या के समानुपाती होता है। ऐसा लिए थे ना, P अनुक्रमानुपाती x1 लिए थे, और इसके लिए एक नियतांक लिए थे P1 इक्वल टू K x1 लिए थे, और K का मान ये P1 नॉट आया था। तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? आज का टॉपिक हमारा क्या है, आया कि नहीं आया गौरव? इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, याद रखना, अप्रूव करने के लिए। ठीक है, देखो इसको मोल अंश भी बोल सकते हैं या उसके घटक के समानुपाती भी बोल सकते हो। ठीक है, बुक में भी अलग दिया होगा और सेम ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि मैच नहीं होगा नहीं होगा, बाकी उसके घटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और या उसके मोलों की संख्या, मोल अंश अलग अलग। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। उन्नयन मतलब बढ़ना। ठीक है, उन्नयन मतलब बढ़ना। तो विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, है ना। जैसे हम ले रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं, पात्र कैसा है, बंद है। ठीक है, इसमें जो है हमारा शुद्ध जल का एक, है ना, द्रव है। यदि इसको हम यदि वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, वाष्प या गैस के रूप में जब परिवर्तित हो रहा है, तो इसको कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है? ये वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, द्रव जो है वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना, गैस के रूप में बदलता है, द्रव जो है गैस के रूप में परिवर्तित होता है। या इसको हम टेम्परेचर के रूप में लेंगे तो कितना लेते हैं, 300, 200 लेते हैं, 300 लेते हैं, 1.5 केल्विन लेते हैं ना। 100 डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो तो 273.15। ये शुद्ध जल जो है, द्रव जो है गैस के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसका टेम्परेचर है। तो इसी टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, क्वथनांक। तो क्वथनांक हम क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन, क्वथनांक हम इतना क्या बोल सकते हैं, क्वथनांक क्या है, एक तापमान है ना, एक क्या है, तापमान है जिस पर, है ना, जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलता है ना, जिस पर कोई द्रव क्या होता है, या वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है या उबलता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, ये समझ में आया क्वथनांक। यदि लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, यदि हम इस जल के साथ ग्लूकोज को भी क्या कर दें, ऐड कर दें, ग्लूकोज को भी क्या कर दें, तो यहाँ पे आपका C6H12 और O6 प्लस क्या है, H2O। तो ये शुद्ध हुआ अशुद्ध हुआ, मतलब दो चीजें, मतलब अशुद्ध हुआ ना। तो इसका टेम्परेचर कितना लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, कम ठीक लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, यदि किसी के साथ मिक्सर करके उसको गैस के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है लगभग 270, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, 275 केल्विन। के मतलब क्या है ना, ताप का जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका क्वथनांक है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ टेम्परेचर नॉट लिख सकते हैं क्वथनांक को, मतलब इस टेम्परेचर पे जो है ये जो द्रव जो है गैस के रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसका टेम्परेचर है ये, और इसका टेम्परेचर को हम क्या मान रहे हैं, सपोज टी बी ओनली। बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और है ना टी क्या है, टेम्परेचर, तो बॉइलिंग ऑफ टेम्परेचर को टी बी से डिनोट करते हैं। तो इसका क्वथनांक को हमने क्या माना, और इसका नॉट, ये जीरो लगाया मतलब, तो नॉट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये शुद्ध है और इसमें दो चीज मिक्सअप, तो इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसको यदि हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो ये कैसा होगा, देखो इधर हम समझ लेते हैं वाष्प दाब है, इधर क्या है, वाष्प दाब को डिनोट कर रहा है ये वाला लाइन, और ये क्या इसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर है ना, ताप को है ना, केल्विन को। अब देखो ये जो द्रव है गैस के रूप में जो परिवर्तित हो रहा है, तो उसका जब दाब जो है कितने के बराबर हो जाए, 1 atm, तो एटीएम मशीन नहीं है ना यहाँ, है ना, क्या होता है एटीएम मींस एटमॉस्फेयर, है ना, मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को ही क्या बोला जाता है, टीबी नॉट जीरो। तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, मान लो, ठीक है, और तो मान लो हम इस यहाँ पे टेम्परेचर को देखो, ये तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए जो लाइन है ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो मान लो इस पॉइंट पे हमको कितना मिल रहा है, 1 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लाइन में कहाँ तक मिल रहा है हमारा, ये यहाँ तक मिल रहा है, मान लो इस पॉइंट पे, और इधर आपका इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है कि इसका टेम्परेचर मान लो कितना है, टी बी नॉट है, और टी बी नॉट पे मान लो इस पॉइंट पे हमको क्या मिला, एक वायुमंडलीय दाब जो है ना, जो दाब का जो मान है किसके बराबर हो रहा है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है टी बी नॉट के टेम्परेचर पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है टेम्परेचर के लिए, तो इसमें टेम्परेचर का जो मान लग रहा है, मान लो किधर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये इधर इधर आएगा और ये इधर आपका, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, टी बी, तो ये आपका ताप और केल्विन है ना। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल टी बी। डेल टी बी क्या होता है, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारा जो एक वायुमंडलीय दाब का मान जो मिला टीबी नॉट में मिला, और इस वाले कंडीशन में किसमें मिल रहा है, टीबी में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा फासला हो रहा है ना, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, टेम्परेचर हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल टी बी। यहाँ से समझ में आया, किसी को डाउट? तो हम परिवर्तन को कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर, तो डेल टी बी इक्वल टू, देखो हम परिवर्तन को कैसे करते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट कर सकते हैं, टीबी माइनस है ना, टीबी माइनस टीबी नॉट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टेम्परेचर को हम ले सकते हैं, ये परिवर्तन समझ में आया। तो इस परिवर्तन के बराबर हम लिखना चाहें तो कितना परिवर्तन हो रहा है, अधिक में कम को माइनस कर देते हैं, तो टीबी डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी है ना, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। अब प्रयोगों से पता चला है, कहां से आया, प्रयोगों से लिखना है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे, तो सीधा आपको डायरेक्ट लिखना है प्रयोगों से। तो ये परिवर्तन का जो मान है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है ना, का जो मान होता है अनुक्रमानुपाती होता है। एम स्मॉल एम क्या बताया था, हाँ मोललता क्या होता है, याद है, भूल गए? हाँ देखो हम लोग सब पढ़े हैं, सब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोललता हो गया है, मोलरिटी हो गया है, मोललता अलग है, मोलरता अलग है। तो मोललता क्या होता है, परिभाषा किसी को याद है? आयुष बताओ। किसी पदार्थ में 1 ग्राम थोड़ा वो ठीक है, लेकिन और अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो मोललता क्या होता है ना, विलायक की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, किसमें लेते हैं, किलोग्राम। ये मोललता हुआ, ठीक है। अब यदि अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियतांक लेते हैं,
तो यहाँ पे बॉइलिंग के हिसाब से चल रहा है तो केबी एक नियतांक लेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा m। और इस केबी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। केबी यहाँ पे क्या होता है, इसको बोल सकते हैं मोलल, मोलल बोले या क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये स्थिरांक है ना केबी, ये क्या है स्थिरांक। अब यदि देखो डेल टीपी बराबर हमने क्या निकाला है, तो यहाँ से हमको केबी की जो वैल्यू निकालना है ना, इसमें हम प्रूव करेंगे टीपी बराबर हमने क्या निकाला है, सॉरी डेल्टा टीपी बराबर टीपी माइनस टीपी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा केबी एम स्मॉल एम। तो यहाँ से स्थिरांक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट डिवाइडेड, ये इनटू में है तो इधर डिवाइड में आएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा एम। तो ये हमको आपको क्या करना था, प्रूव करना था। मतलब विलायक के क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक के लिए गणितीय है ना व्यंजना कीजिए है ना स्थापित कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ऐसे बनाना है, आया समझ में? मोलकता इसलिए है क्योंकि मोलकता क्या होता है, जो हमारा ये जो विलियन है, जो हमारा विलियन है उसमें मोलों की संख्या, और जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो किसमें दिया रहेगा 1 किलोग्राम में दिया, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में विलों की संख्या, यहाँ पे जो ये जो हमारा स्थिरांक है वो किस पे निर्भर करता है, मोलों की संख्या पे, इसलिए यहाँ पे मोलकता का यूज किया गया है, ठीक है। और ये ग्राम में रहेगा उसका विलायक जो है, इसीलिए। तो ये यहाँ से समझ में आया। यदि हम केबी का मात्रक निकालना चाहें तो क्या होगा, केबी का मात्रक, हाँ केबी का मात्रक निकालना चाहें, केबी मतलब क्या है, यहाँ पे केबी क्या है क्रिस, केबी क्या है यहाँ पे, केबी क्या है, अभी तो बताया केबी क्या है, लिखा भी हुआ है, कौन सा स्थिरांक है, हाँ मोलर या मोलर को उन्नयन स्थिरांक बोलो या क्वथनांक में है ना, या क्वथनांक स्थिरांक भी बोलोगे तो ठीक है, सही है। अब हमको यहाँ तक क्लियर हुआ, उसके बाद इधर बता देता हूँ ना इसका मात्रक को। जैसे इसका मात्रक निकालना, किसका, केबी का मात्रक क्या होना चाहिए, केबी का मात्रक देखो केबी बराबर, इसको ले सकते हैं केबी बराबर, देखो ये यहाँ से केबी बराबर ये है ना डेल टी बी, ये जो परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल टी बी डिवाइडेड एम क्या है मोलकता, ठीक है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक वो भी नहीं पता, फिजिक्स में भी तो पढ़े होगे, केल्विन। और मोलकता का क्या होता है, मोलकता का क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी होता है ना। तो इसकी को निकालेंगे तो ये जो केजी है ऊपर चला जाएगा और ये जो है प्रति में आ जाएगा, तो पर लिखो या ऐसा इनवर्स भी लिखो तो सही है। तो इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल है ना, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है बोलने से ऐसे निकालना है, देखो टेम्परेचर का मात्रक केल्विन और मोलकता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। अब किलोग्राम ऊपर चला जाएगा है ना, ये माइनस में अभी ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये अभी पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ तक डाउट किसी को क्लियर? इससे एक क्वेश्चन देखते हैं ना न्यूमेरिकल। देखो जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन जाके थोड़ा एक बार रीड क्या करो, जो समझ में नहीं आ रहा है ना नेक्स्ट डे ही उसको पूछा करो, ठीक है। निकाली आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, इसी को सॉल्व करेंगे। एक सॉसपैन, सॉसपैन जानते हो क्या होता है, और चाय जिससे बनाते हैं उसको बोलते हैं ना, सॉसपैन लिखा हुआ है, सॉसपैन सॉसपैन, ठीक है। एक है ना पात्र भी बोल सकते हो जिसमें
18 ग्राम ग्लूकोज इसमें, है ना। एक पात्र है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जो जरूरत है ना। एक पात्र है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ये होता है ना। देखो मोल निकालना है, मतलब उसका मोलर द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा, तो उसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो 1 किलोग्राम जल में घोला गया, है ना। 1 किलोग्राम जल में घोला गया, ठीक है। क्वेश्चन अभी समय एक पात्र है जिसमें 18 किलोग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। उस पर दाब लग रहा है, दाब का मान दिया हुआ है, दाब मतलब P 1.01 P, है ना। तो दाब लग रहा है ना, बार दाब लग रहा है। यह जल किस ताप पर उबलेगा? यह जो जल है हमको निकालना है किस टेम्परेचर पर क्या होगा, वो उबलेगा। और दिया हुआ है Kb का मान दिया हुआ है, Kb का मान दिया है 0.52 और उसका मात्रक अभी निकाले थे, क्या निकाले थे? केल्विन किलोग्राम पर मोल या प्रति मोल है, ये दिया हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अजीत? देखो एक बार, एक पात्र है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है। और उसका जो दाब है, मतलब जो घोला गया है और उसको गर्म जो किया जा रहा है, तो एक जो टेम्परेचर क्या उसका दाब दिया हुआ है, ठीक है। एक टेम्परेचर आपको हमको दिया हुआ और Kb का मान दिया हुआ है। तो हमको बोला है यह किस ताप पर क्या होगा, उबलेगा। हमको इसको निकालना है, ठीक है। किस ताप पर ये उबलेगा हमको निकालना है। मतलब देखो अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको लेना, जो हमारा विलय होता है, विलय को और विलायक ए भी मानते हैं या 1 2 जो मानना है मान सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या माने, विलय को सपोज 2 मान लेते हैं, विलायक को 1, ठीक है। तो यहाँ पे विलय क्या है, विलय क्या है, तो ग्लूकोज ये भार है ना, या द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो हमको वेट ऑफ दिया हुआ है ग्लूकोज को, हमने क्या मान लिया W2, क्योंकि विलय को क्या मानना है, तो इसलिए वेट ऑफ 2 लिखा हूं, ठीक है। इसका मान कितना दिया है, 18, ठीक है। और ये 1 किलोग्राम हमारा क्या है, विलायक है। तो विलायक को हमने क्या माना, W1। ये कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब dV नॉट हमको जो दिया हुआ है वो 1.013 है ना। स्टार्ट ये उबलता है उस टेम्परेचर को बोल रहे हैं। और Kb का मान दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लेना, 0.52 kg मोल। और हमको निकालना है Tb का मान को, ये किस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये हमको पूछा गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, Tb का मान हमको निकालना है। अब देखो हमने जो फॉर्मूला लिया Kb बराबर, हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, देखो Kb के लिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, है ना, Tb माइनस Tb नॉट डिवाइडेड m निकाला था। और n क्या होता है, अभी बताया था, मोलरता। तो हमको n की वैल्यू पहले देखो, यहाँ पे सब दिया हुआ है, Tb नॉट दिया हुआ है, Kb भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हमको n की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका ले लेते हैं, 2 का ले लेंगे, ठीक है। इसका लेंगे तो m कैसे लेंगे, विलय की संख्या, तो उसका द्रव्यमान होता है। तो इसको मान लो अभी मैं क्या ले रहा हूँ, m1 ले रहा हूँ, ठीक है। 1 के लिए निकाल रहे हैं, ये 2 के लिए निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 18 डिवाइडेड मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ये कितना है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है ना, क्योंकि मोलरता विलय की संख्या, उसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इस कार्बन का कितना होता है
और यहाँ पे 6 है तो कितना हो जाएगा 72। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हाइड्रोजन का 12, फिर से ऑक्सीजन का 96। हाँ, सबको ऐड करोगे तो 96 ही आएगा ना, क्योंकि इसका 16 होता है ना, ऑक्सीजन का 16 और 16 इंटू 6 करेंगे तो होता है ना 96। और सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा। हाँ देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा कंफर्म। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओनली 10 आएगा कि 1/10 आएगा, तो 1/10 या इसको और पॉइंट में लाएंगे तो 0.1 आएगा ना। देखो जितना जीरो होता है उसके और पॉइंट लगा देते हैं। हाँ। तो ये M2 का मोलरता आया, ठीक है। उसी प्रकार M1 का निकालेंगे तो उसी प्रकार किसका निकालेंगे M1, तो M1 का क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम है, एक को एक ही रहने दो, डिवाइडेड ये 1 किलोग्राम की मोलर द्रव्यमान क्या होगा जल का कितना होता है, तो 1/80। या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1। देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो फिर से 0 आएगा, ठीक है। फिर से तो ये कितना आएगा इसका वैल्यू 0. निकाल लियो, कैसी बोल दे रहे हो जबरदस्ती। हाँ निकाल के देखो, चेक करो। इसमें नहीं किया जैसे हम बताया। ये कितना आया देखो, ये 100 हो जाएगा, तो 85 का 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 0.05 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला में क्या करना है, पुटअप करना है। सबका मान मिल गया। और ये जो दाब दिया हुआ है, ये जो दाब दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है, ये जो एक्चुअली किसके बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये जो दाब दिया हुआ है 1.013, ये लगभग एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इसका टेम्परेचर लेंगे तो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा ये, अभी बताया था शुद्ध जल का टेम्परेचर कितना होता है। हाँ केल्विन में बताओ ना, 273 नहीं, यहाँ पे 373 मैं पहले सही लिखा है, आप लोग 273, बुक में 300 ही किया, मैं सही लिखा था 200 बोल दिया। तो इसका कितना होगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन, ठीक है। तो 200 नहीं होगा 300 होगा, ठीक है, बुक में भी 300 ही दिया था। अब सबका मान निकल गया। अब जो विलय के मोल है ना, विलय के मोलों की संख्या हमने क्या निकाला अभी, एक ये वाला है, तो ठीक है। किलोग्राम वाला को निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना आप, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो Kb बराबर क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ये Kb है। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो Kb का मान कितना दिया हुआ है 0.52 दिया हुआ है, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा m का मान, और m का मान हमने कितना निकाला है 0.1, और इसके बाद Tb का मान हमको निकालना है, Tb का, और इसका मान कितना दिया हुआ है टेम्परेचर, मतलब इसके एक वायुमंडलीय दाब किसके कितने केल्विन के बराबर होता है 373.15 केल्विन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0.052 आएगा, ठीक है, 0.052, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.15, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये दोनों ऐड करने आता नहीं आता है, पॉइंट वाला है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 373.202 के आएगा ना, 202 केल्विन आएगा। Tb का मान कितना आएगा 373.202 केल्विन, ठीक है। इसमें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, बना के देखना। तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट हम कल के क्लास में